मुद्रा में होने वाली कमी का अनुभव इतना तेज हुआ कि अंततोगत्वा रोम को भारत के साथ गोल मिर्च और इस्पात के माल का व्यापार बंद करने के लिए कदम उठाना पड़ा। लगता है कि भारत रोम व्यापार और जहाजरानी में मुख्य भूमिका रोमनों ने अदा की। यद्यपि रोमन व्यापारी दक्षिण भारत में बस गए, पर इस बात का बहुत कम प्रमाण मिलता है कि भारत के लोग रोमन साम्राज्य में बसे। मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों पर तमिल भाषा में लिखित अभिलेखन मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ तमिल सौदागर रोमन काल में मिस्र में बसते थे। मुद्रा अर्थव्यवस्था। रोम से भारत आए चांदी और सोने के सिक्कों का उपयोग लोग किस काम में करते थे? रोमन स्वर्ण मुद्राएं स्वभावतः अपनी धातु के लिए मूल्यवान होती थी, पर साथ ही उनका प्रचलन बड़े बड़े लेन देन में भी रहा होगा। उत्तर में हिंद यूनानी शासकों ने कुछ एक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, लेकिन कुषाणों ने काफ़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं चलाईं। यह समझना गलत होगा कि सभी कुषाण स्वर्ण मुद्राएं रोमन सोने से ढाली गईं और भारत के पास अपना सोना नहीं था। 5वीं सदी ईसा पूर्व में ही भारत ने ईरानी साम्राज्य को नजराना के तौर पर 320 टैलेंट सोना दिया था। यह सोना सिंध की स्वर्ण खान से निकाला गया होगा। कुषाण संभवतः मध्य एशिया से सोना प्राप्त करते थे। यह भी संभव है कि यह सोना या तो कर्नाटक से या बिहार के ढालभूम, जो बाद में उनके कब्जे में आ गई, की स्वर्ण खानों से भी मिला होगा। रोम से संपर्क के फलस्वरूप कुषाणों ने दीनार सदृश स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो गुप्तों के शासनकाल में खूब प्रचलित हुईं, परंतु स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग रोजमर्रा के लेन देन में नहीं होता होगा। ये लेन देन सीसे, पोटीन या तांबे के सिक्कों से चलते थे। आंध्र में सीसा और तांबा दोनों की खानें पाई गई हैं और कर्नाटक में सोने की। आंध्रों ने दक्कन में सीसे और पोटीन के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए। प्रायद्वीप के सिरे पर कुछ आहत मुद्राएं और आरंभिक संगम युग की मुद्राएं पाई गई हैं। कुषाणों ने उत्तर और संख्या में जारी किए। तांबे और कांसे के सिक्के भारी मात्रा में कई देशी राजवंशों ने भी जारी किए, जैसे मध्य भारत में राज करने वाले नाग, पूर्वी राजस्थान पर तथा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के संलग्न क्षेत्रों पर शासन करने वाले यौधेय तथा कौशाम्बी, मथुरा, अवंती और अहिच्छत्र में राज करने वाले मित्र। शायद इस काल में मुद्रात्मक अर्थव्यवस्था नगरों और उपनगरों के जन सामान्य के जीवन में जितनी गहराई तक प्रवेश कर गई, वैसा अन्य किसी भी पहले काल में नहीं हुआ। यह परिवर्तन कला और शिल्प के विकास तथा रोमन साम्राज्य के साथ पुरजोर व्यापार के अनुरूप ही है। शहरी बस्तियाँ। शिल्प और वाणिज्य में बढ़त और मुद्रा के अधिकाधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप इस काल में अनेकानेक नगरों की श्रीवृद्धि हुई। वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, इन सभी उत्तर भारतीय नगरों के उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों में मिलते हैं और कुछ नगरों का वर्णन चीनी यात्रियों ने भी किया है। अधिकतर ईसा की पहली और दूसरी सदियों में कुषाण काल में फले फूले, ऐसा उत्खननों के आधार पर कहा जा सकता है, क्योंकि खुदाई से कुषाण युग की उत्कृष्टतर संरचनाएं प्रकट हुई हैं। इनसे यह भी प्रकट होता है कि बिहार के कई पुरास्थल जैसे चिरांद, सोनपुर और बक्सर आदि तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई पुरास्थल खैराडीह और मासोन कुषाण काल में समृद्ध थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट श्रृंगवेरपुर, सोहगौरा, भीटा और कौशाम्बी तथा उसके पश्चिमी जिलों में अतरंजी खेड़ा और कई अन्य स्थल कुषाण काल में उन्नति पर थे। हम श्रृंगवेरपुर और चिरांद दोनों स्थलों पर बहुत सी कुषाणकालीन ईंट संरचनाएं पाते हैं। मथुरा में सोंख के उत्खनन में कुषाण काल के 7 स्तर दिखाई देते हैं, जबकि गुप्त गुप्त युग का केवल 1 स्तर है। फिर पंजाब के अंतर्गत जालंधर, लुधियाना और रोपड़ में कई स्थलों पर कुषाण काल की अच्छी संरचनाएं पाते हैं। हरियाणा में खोदे गए पुरास्थलों का भी यही हाल है। कई जगह तो कुषाणकालीन संरचनाओं से निकली पुरानी ईंटों से गुप्त काल में बनी भोंडे ढंग की इमारतें भी मिली हैं। कुल मिलाकर कुषाण काल के बताए गए भौतिक अवशेषों से प्रतीत होता है कि नगरीकरण उत्कर्ष की चोटी पर पहुंच गया था। मालवा और पश्चिमी भारत के शक राज्य के बारे में भी यह बात लागू होती है। सबसे महत्वपूर्ण नगर उज्जैनी था, क्योंकि यहाँ 2 बड़े मार्ग मिलते थे, एक कौशाम्बी से आने वाला और दूसरा मथुरा से। इसका महत्व इसलिए भी था कि यहाँ से गोमेद और इंद्रगोप यानी कार्नेलियन पत्थरों का निर्यात होता था। उत्खननों से ज्ञात होता है कि यहाँ 200 ईसा पूर्व के बाद मणि या मनके बनाने के लिए गोमेद, इंद्रगोप और सूर्यकांत रत्नों का काम बड़े पैमाने पर होता था। यह संभव था क्योंकि शिप्रा नदी की तक्षशिला के फांसों से ये पत्थर प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जा सकते थे। शक और कुषाण काल के समान ही सातवाहन राज्य में नगर उन्नति करते रहे। सातवाहन काल में पश्चिमी और दक्षिणी भारत में तगर,
पैठन, धान्यकटक, अमरावती, नागार्जुनकोंड, भड़ौच, सोपारा, अरिकमेडु और कावेरीपट्टनम समृद्ध नगर थे। तेलंगाना में कई सातवाहन बस्तियां खुदाई में निकली हैं। इनमें से कुछ तो आंध्रों के दीवार घिरे उन 30 नगरों में से होंगे जिनका उल्लेख प्लिनी ने किया है। उनका उदय आंध्र के तटवर्ती शहरों से काफ़ी पहले, परंतु पश्चिमी महाराष्ट्र के शहरों से कुछ ही समय बाद हुआ होगा। परंतु महाराष्ट्र, आंध्र और तमिलनाडु में नगरों का हाथ सामान्यतः ईसा की 3री सदी के मध्य से या उसके बाद से शुरू हो जाता है। कुषाण और सातवाहन साम्राज्यों में नगरों की उन्नति इसलिए हुई कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। भारत रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग और मध्य एशिया के साथ भी व्यापार करता था। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगर इसलिए फूलते फलते रहे कि कुषाण शक्ति का केंद्र पश्चिम उत्तर भारत था। भारत में अधिकतर कुषाण नगर मथुरा से तक्षशिला जाने वाले पश्चिमोत्तर मार्ग या उत्तरापथ पर पड़ते थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। ईसा की 3री सदी में उसका अंत होने से इन नगरों को गहरा धक्का लगा। शायद यही बात दक्कन में भी हुई। 3री सदी से जब रोमन साम्राज्य ने भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, नगर अपने शिल्पियों और वणिकों का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गए। दक्कन में हुई खुदाइयों से भी सातवाहन काल के बाद से नगर बस्तियों का ह्रास होना लक्षित होता है।